हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम रेलवे प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं प्रैक्टिस सेट के द्वारा। दोस्तों, ये फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होने वाला है, जिसमें हम आपको बेहतरीन क्वेश्चन करवाने वाले हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताएंगे। दोस्तों, यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए संवेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी गति या ऑप्शन नंबर डी बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी त्वरण। जो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो त्वरण कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, त्वरण क्या है? एक सदिश राशि है। त्वरण क्या है? एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है इसका मात्रक होता है त्वरण का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ऑप्शन बी 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऑप्शन सी v बराबर u प्लस ए टी या ऑप्शन नंबर डी v बराबर u माइनस ए टी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी v बराबर u प्लस ए टी जो है वेग और समय के संबंध को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, और गति का प्रथम समीकरण ही है क्या? v बराबर u प्लस ए टी, यही वेग और समय के संबंध को दर्शाता है। गति का दूसरा समीकरण जो है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये स्थिति तथा समय को संबंध को दर्शाता है। किसके? स्थिति और समय के संबंध को दर्शाता है गति का दूसरा समीकरण। और गति का तीसरा समीकरण जो है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, स्थिति तथा वेग के बीच, किसके बीच? स्थिति तथा वेग के बीच संबंध को दर्शाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से खालिस्तान बल के कारण रुक जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी केंद्राभिमुखी, ऑप्शन सी घर्षण या ऑप्शन नंबर डी केंद्र प्रसारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी घर्षण। घर्षण के कारण जो है, एक घर्षण बल के कारण जो है कार रुक जाती है। किसके कारण? घर्षण बल के कारण। ये आपको याद रखना है। अब घर्षण बल की बात करें दोस्तों, तो संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है। यही बल ही घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा की क्या होती है? विपरीत होती है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंडुलम लयबद्ध लोलक या हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है, अतः खालिस्तान में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है दादाजी की घड़ी, ऑप्शन बी कलाई में पहनने वाली घड़ी, ऑप्शन सी धूप घड़ी सनडायल, ऑप्शन डी रेत की घड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दादाजी की घड़ी। जो पेंडुलम होता है लयबद्ध दोलक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है, इसका प्रयोग दादाजी की घड़ी में किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक चीज़ देख लेते हैं, जब कोई वस्तु दोस्तों, जब कोई पिंड एक निश्चित समयांतराल में, जब कोई पिंड एक निश्चित समयांतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है, तो उसी गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। पेंडुलम जो है सरल आवर्त गति की तरह व्यवहार करता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन ए और बी में कौन सा सत्य है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? और पहला दिया है कथन, दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक है। इनमें आपको बताना है ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है या ऑप्शन कथन ए सही है, कथन बी दोनों सही है या कथन ए दोनों गलत है। तो ऑप्शन क्या रहे आपके सामने? केवल बी सत्य है जबकि ए असत्य है, ए और बी दोनों असत्य है, केवल ए सत्य है जबकि बी असत्य है, और केवल ए और बी दोनों सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी केवल ए सत्य है जबकि बी क्या है? असत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल नियम बल की बात करें दोस्तों, तो ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल F उनके द्रव्यमानों m1 व m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम ये बोलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुक्त रूप से गिरना केवल खालिस्तान में संभव है। ऑप्शन नंबर ए वातावरण, ऑप्शन बी वायु,
ऑप्शन सी समुद्र या ऑप्शन नंबर डी निर्वात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी निर्वात। निर्वात में कोई भी वस्तु मुक्त रूप से गिरती है क्योंकि वहाँ वस्तु पर घर्षण का प्रभाव नहीं होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। ऑप्शन ए है 0 जूल, ऑप्शन बी 4000 जूल, ऑप्शन सी 8000 जूल या ऑप्शन नंबर डी 4 लाख जूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 जूल। जब कोई ग्रह किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके द्वारा नेट विस्थापन क्या होता है? शून्य होता है। अतः उसके द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा। जब कोई उपग्रह जो ये घूम रहा है या अपनी स्थिति में वापस आ गया तो कोई विस्थापन हुआ क्या? वो तो स्टार्टिंग पॉइंट में था और घूम के कहाँ पे आ गया? अपने ही स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। तो विस्थापन कुछ हुआ नहीं, उसके द्वारा कोई कार्य किया गया नहीं गया, कार्य क्या हो गया? कार्य शून्य होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 0 जूल हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस को करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा खालिस्तान है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी अपरिवर्तित, ऑप्शन नंबर सी बढ़ती या ऑप्शन नंबर डी घटती। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बढ़ती। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या आती है? बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? ऑप्शन नंबर ए है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी केशिकत्व, ऑप्शन सी विसरण या ऑप्शन नंबर डी परासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी केशिकत्व। केशिकत्व के कारण जो है द्रव जो है मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में चढ़ता है। केशनली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को ही क्या कहते हैं? केशिकत्व कहते हैं। केशनली एक बहुत ही कम एवं एक समान त्रिज्या वाली एक खोखली नली होती है। केशनली में द्रव किस सीमा तक ऊपर चढ़ेगा यह केशनली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। केशिकत्व के उदाहरण की बात करें अपन कौन कौन से होते हैं तो ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सूख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केशनली की तरह कार्य करते हैं। लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदर्श तरल पदार्थ, ऑप्शन नंबर ए है बहुत श्यानपूर्ण है, ऑप्शन बी न्यूटन के श्यान नियम के अनुसार होता है, ऑप्शन सी वड्यूट प्रभाव में माना जाता है या ऑप्शन नंबर डी घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। तो एक आदर्श तरल पदार्थ जो है दोस्तों ये घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, एक आदर्श तरल पदार्थ की बात करें दोस्तों तो पदार्थ घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। आदर्श तरल में सतह तनाव नहीं होता तथा बल्क मॉडुलस अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है नील्स बोर, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी आर्किमिडीज, ऑप्शन डी केन रुदरफोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आर्किमिडीज। आर्किमिडीज को ही इस सिद्धांत का श्रेय जाता है। इस सिद्धांत की पहचान किसने की थी? आर्किमिडीज ने की थी। अब बात करें उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज जो है पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय आर्किमिडीज को जाता है। इनके अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अब बात करें नील्स बोर की दोस्तों तो क्वांटम विचारों के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की किसने? नील्स बोर ने। नाभिकीय विखंडन का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया किसने? नील्स बोर ने। और केपलर की बात करें तो सौरमंडल के ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने दिया है? केपलर ने दिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है गैस, ऑप्शन बी ठोस, ऑप्शन सी द्रव या ऑप्शन नंबर डी आयनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ठोस। 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? ठोस होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम होगा तो दाब होगा। ऑप्शन नंबर ए है बदलता रहेगा, ऑप्शन बी कम होगा, ऑप्शन सी अधिक होगा, ऑप्शन डी स्थिर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी का अधिक। यदि क्षेत्रफल कम होगा तो दाब क्या होगा? अधिक होगा। किसी सतह अब बात करें
दाब की तो किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल लगने वाले अभिलंब बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं या प्रेशर कहते हैं। अतः क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दाब उतना ही कम होगा, और क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। दाब की इकाई क्या है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, इसे पास्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्कल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? ऑप्शन नंबर ए बल, ऑप्शन बी कार्य, ऑप्शन सी घनत्व, या ऑप्शन नंबर डी दबाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी घनत्व। तो मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है, घनत्व है। ठीक है, याद रखना है। लंबाई, समय और द्रव्यमान के लिए मात्रक कौन कौन से होते हैं? लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है ठोस, ऑप्शन बी है द्रव, ऑप्शन सी गैस, या ऑप्शन नंबर डी वाष्प। तो आणविक आकर्षण अत्यधिक किस में होता है? तो ये होता है ठोस में। किस में होता है? ठोस में होता है आणविक आकर्षण अत्यधिक। तो वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है उसे पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस में अणु बहुत पास पास होते हैं, इसमें आकर्षण बहुत अधिक होता है। ठोस में अणुओं की संख्या में सबसे ज़्यादा क्या होता है, आणविक आकर्षण। फिर द्रव की अणुओं की संख्या में होता है, फिर क्या होता है, गैस में अणुओं की संख्या में होता है आणविक आकर्षण अधिक। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।